न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है जो कि सेल का सबसे बड़ा सेलुलर ऑर्गेनेल होता है, जिसके पास 10 से 22 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है और ये पूरे सेल का 10% एरिया को कवर करता है। लेकिन कुछ सेल जैसे आरबीसी और प्लेटलेट के पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं तो ये प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं, और अगर सेल के पास न्यूक्लियस है तो वे यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ दी सेल यानी अधिकतर सेल में एक न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन कुछ सेल जैसे स्केलेटल मसल सेल के पास बहुत सारे न्यूक्लियस वाला सेल होते हैं। जनरली न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होते हैं और ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, यानी गोलाकार आकार के होते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर को जानेंगे। न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर रहता है, यानी कि घिरा हुआ रहता है। न्यूक्लियस में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस ये तीनों न्यूक्लियस का मेजर कंपोनेंट हैं। तो चलिए अब जानते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। तो दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को घेरने वाली एक दोहरी मेम्ब्रेन होती है, जो कि ये पोरस नेचर की होती है। यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। वैसे लिपोप्रोटीन एक ऐसा सबस्टांस है जो लिपिड यानी कि फैट और प्रोटीन का मिक्सचर होता है, और ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और अन्य फैट्स को ब्लड के मदद से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। क्योंकि फैट्स पानी में नहीं घुलते हैं और ब्लड में घूमने के लिए प्रोटीन का साथ लेना पड़ता है। वैसे प्रत्येक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इकाई की मोटाई 75 से 90 एंगस्ट्रॉम होती है, और दोनों इकाई की बीच की प्लेस को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में जगह जगह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसी छिद्र को न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, और इसी पोर्स के द्वारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच सबस्टांस का आदान प्रदान होती है। यानी कि न्यूक्लियर पोर्स न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच संपर्क बनाने का कार्य करता है। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है। न्यूक्लियोप्लाज्म एक ट्रांसपेरेंट विस्कस पदार्थ होता है, यानी पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के जैसा होता है और ये न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक धागे जैसी स्ट्रक्चर का जाल होता है, जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक या एक से अधिक न्यूक्लियोलस होते हैं। तो दोस्तों न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस में एक या एक से अधिक सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, उसे ही केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलाई कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्याज तो आप सबने अपने घरों में देखा ही होगा, जिसके अंदर एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर सर्कुलर यानी गोलाकार आकार के लगे रहते हैं। तो वैसे ही न्यूक्लियोलस एक छोटी सी गोल स्ट्रक्चर के रूप में होती है, और इसके पास आरएनए एंड प्रोटीन पाए जाते हैं। बेसिकली इसका मेन फंक्शन राइबोसोम बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करना होता है, यानी न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। राइबोसोमल आरएनए को शॉर्टकट में आरआरएनए कहा जाता है, जो प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम का निर्माण करता है। इस कारण से न्यूक्लियोलस को राइबोसोम का प्रोडक्शन मशीन भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्रोमैटिन की। क्रोमैटिन क्या है? तो दोस्तों न्यूक्लियोप्लाज्म में सेफ्टी जाल जैसा एक स्ट्रक्चर फैला रहता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं, और ये डीएनए का बना होता है। क्रोमैटिन बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन कहने का मतलब है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों आपस में मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करते हैं, और क्रोमैटिन का मोस्ट ऑफ द पार्ट यानी ज्यादातर भाग डीएनए का बना होता है। इसलिए क्रोमैटिन में डीएनए पाया जाता है, जबकि आरएनए न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म दोनों में पाए जाते हैं। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। जब सेल डिवीजन के समय क्रोमैटिन अपने साइज से ज्यादा मोटे और क्लियर दिखाई देने लगते हैं, तो इन्हें ही गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं। तो दोस्तों क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम रट शेप की एक न्यूक्लियर संरचना होती है, जो किसी भी स्पेसीज की सभी आनुवंशिक विशेषताओं का फुल इंफॉर्मेशन रखती है, यानी अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसीज। क्रोमोसोम डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल से बना होता है, जो हिस्टोन मॉलिक्यूल के द्वारा चारों ओर से क्वाइल्ड होता है, यानी कुंडलित रहता है, और प्रत्येक डीएनए में बहुत सारे जीन होते हैं। तो दोस्तों जीन क्या है? जीन के अंदर आनुवंशिक यानी हेरिडेटरी गुण होते हैं, जो माता पिता के लक्षणों या गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, यानी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। तो दोस्तों हैप्लॉइड सेल एंड डिप्लॉइड सेल क्या है? तो दोस्तों हैप्लॉइड सेल के पास वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं,
रिप्रोडक्टिव सेल्स को गैमेट्स या सेक्स सेल कहा जाता है, जिसमें सिर्फ 23 सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसे हैप्लॉइड सेल कहा जाता है। जबकि डिप्लॉइड सेल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होती है और प्रत्येक पेयर में एक क्रोमोसोम मदर का और एक क्रोमोसोम फादर का होता है। इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो दोस्तों, सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स क्या है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी मेल या फीमेल का निर्धारण इस एक क्रोमोसोम से ही होता है, यानी लिंग निर्धारण, और यही 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। बाकी जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बच गए वे ऑटोसोम कहलाते हैं और ये लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित नहीं होते हैं। तो दोस्तों, सेक्स क्रोमोसोम में 2 प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें पहला है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा वाई क्रोमोसोम। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम और 1 वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। न्यूक्लियस सेल के सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, यानी मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, इन सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सिंथेसिस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए का संश्लेषण या बनाने का कार्य करता है। कंट्रोल ऑफ द सेल डिवीजन थ्रू जीन यानी जीन के द्वारा सेल डिवीजन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। फॉर्मेशन ऑफ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स यानी राइबोसोम की उप इकाइयों का निर्माण करना। कहने का मतलब है राइबोसोम के इकाई के अंदर इकाई को निर्माण करने का कार्य करता है। स्टोरेज ऑफ हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन ऑफ द स्पीशीज टू द नेक्स्ट यानी जीन के अंदर अनुवांशिक जानकारी को स्टोर करके रखना और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इस जानकारी को ट्रांसफॉर्म करना, मतलब रूपांतरित करने का कार्य करता है। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब और रहिए अपडेटेड। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।